Hello students, welcome to from the basics channel. I am Orup and you are watching the video lectures from System of Particles and Rotational Motion CBSE NCERT. तो हम लोग हिंदी पे ये लेक्चर चला रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लास्ट क्लास में रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन के बीच में डिफरेंस देखे थे कि क्या रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन के बीच में अंतर क्या है। आज हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ मास के बारे में। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। देखो ये होता क्या है, जैसे कि पॉइंट पार्टिकल्स हम डिस्कस किए थे कि पॉइंट पार्टिकल्स ऐसा एक पार्टिकल है जिसका कोई फाइनाइट वॉल्यूम नहीं है लेकिन उसका फाइनाइट मास है। ठीक है, उसका वॉल्यूम ज़ीरो है बट मास है उसका। तो सेम तरीके से सेंटर ऑफ मास क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोई वॉल्यूम नहीं है, और ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास इज़ एन इमेजिनरी पॉइंट, जहाँ जिस पॉइंट का कोई वॉल्यूम नहीं है लेकिन उसका पर्टिकुलर मास है। जैसे कि अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट का अगर मान लो हम सेंटर ऑफ मास यहाँ पे ले रहे हैं। सेंटर ऑफ मास मतलब एक पॉइंट जिस पॉइंट पे पूरा बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेटेड है। हम ऐसे मानते हैं कि पूरा बॉडी का मास उस पॉइंट पे ही है। ठीक है, इसका डेफिनेशन बोलने के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऐसा सेंटर ऑफ मास पॉइंट इज सच ए पॉइंट इन विच ऑल द मास ऑफ द बॉडी, मतलब जो भी हम ऑब्जेक्ट लेंगे उस बॉडी का जितना टोटल मास है दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन दैट पॉइंट। एंड सेकेंडली, अगर ये चीज़ नहीं बोलोगे तो गलत हो जाएगा। सेकेंड क्या है, सेकेंडली हम लोगों को बोलना होगा एंड इफ वी अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फोर्स, इफ वी अप्लाई सम अमाउंट ऑफ फोर्स along that particular point, then the body will have only translational motion. Clear? तो मतलब अगर जैसे कि सेंटर ऑफ मास को हम टच नहीं कर सकते, मतलब टच कर सकते हैं किसी किसी ऑब्जेक्ट के लिए, बट मैक्सिमम केसेस पे हम सेंटर ऑफ मास को टच नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे फोर्स तो उस पॉइंट पे देना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन हम उसके अलोंग दे सकते हैं। सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है उसके अलोंग हम फोर्स को दे सकते हैं, और अगर हम वो सेंटर ऑफ मास के अलोंग फोर्स देते हैं तो इस बॉडी का कोई रोटेशनल मोशन नहीं होगा। द ऑब्जेक्ट विल हैव ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, बॉडी का क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा। तो सेंटर ऑफ मास ये तो डेफिनेशन हो गया। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास हम निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ, और बॉडी अगर फाइनाइट शेप में होगा तो ऑब्वियसली वो बहुत आसान होगा, नहीं तो डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है, निकालना इतना नहीं तो इतना आसान नहीं होगा। ठीक, हम जस्ट एजाम्पशन ले सकते हैं कि इस पॉइंट पे है, लेकिन अगर फाइनाइट शेप का होगा तो हम उस टाइम पे उसका पर्टिकुलरली निकाल सकते हैं। तो देखो, सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए पहले बॉडी को, जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब जिस पार्टिकल से वो बॉडी बनाया गया है, उस बॉडी किस टाइप का है, मतलब एक कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, या डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो जानना होगा। ठीक है, तो हम अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वो दो टाइप का हो सकता है। पार्टिकल्स जो है वो दो टाइप का हो सकता है। किस किस टाइप का? फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस एंड सेकेंड वन इज डिस्क्रीट, DISCRETE, डिस्क्रीट सिस्टम। ओके, सो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम एंड डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम मतलब क्या है, जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे 3 मास 4 मास अलग अलग इस टाइप पे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि नहीं, ये इसका लोकेशन ये है, इसका लोकेशन ये है। इस तरीके से हम हर एक पार्टिकल्स को लोकेट कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन जहाँ पे ये जो पार्टिकल्स दिख रहा है, इस पार्टिकल्स को हम सेपरेट नहीं कर पाए, वो हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। जैसे कि अगर हम एक रॉड मान लेते हैं, ये एक रॉड है, तो इस रॉड में कहाँ पे कितना पार्टिकल्स हैं वो
मतलब बोलना थोड़ा मुश्किल है ना। तो उस टाइम पे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए, मतलब जहाँ पे कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, ये कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, तो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम पे सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। क्या है, इंटीग्रेशन। बट इन केस ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम, जहाँ पे अलग अलग करके हम पार्टिकल्स को मतलब पार्टिकल्स की पोजीशन डिटेक्ट कर सकते हैं, उस जगह पे हम क्या, किस चीज़ का हेल्प लेंगे, सामेशन। ठीक है, सामेशन। तो इंटीग्रेशन कहाँ पे करेंगे, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए, एंड समेशन कहाँ पे लेंगे, डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। ठीक है, अभी हम शुरुआत कर रहे हैं सेकेंड से, मतलब डिस्क्रीट सिस्टम से। ठीक है, कि कैसे डिस्क्रीट सिस्टम के लिए हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। देखो, तो डिस्क्रीट सिस्टम, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे कि मान लो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हम एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे ले रहे हैं, या टू डायमेंशनली लेते हैं, क्योंकि थ्री डायमेंशन तुम्हारा सिलेबस पे नहीं है, तो हम टू डायमेंशनली एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे ले रहे हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं, थ्री डायमेंशन ले सकते हो, जस्ट जेड कंपोनेंट एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो मान लेते हैं हम दो ही ऑब्जेक्ट मानते हैं, मान लो दो ऑब्जेक्ट यहाँ पे हैं। तो दो ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होगा, कहीं इस पॉइंट पे होगा सेंटर पे, या फिर सेंटर से थोड़ा इधर उधर, डिपेंडिंग ऑन द मासेस, राइट। इसका मास मान लो m1 है कुछ अलग सा, और इसका मास है मान लो m2 कुछ अलग सा, और इसका टोटल मास जो होगा ऑब्वियसली m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल M। ठीक है, जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है उसका। तो ये कैपिटल M कहाँ पे है, सेंटर ऑफ मास पोजीशन पे। अभी अगर हम m1 के लिए देखते हैं, मान लो m1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1। क्या है, r1। m2 जो है, m2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, r2। और सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हम कैपिटल R से मान लो डिनोट कर रहे हैं, ये कैपिटल R वेक्टर है। तो फॉर्मूला ये कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा, मतलब इस R का जो पोजीशन वेक्टर होगा, वो इक्वल्स टू क्या होगा, दैट इज m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, डिवाइडेड बाई क्या, m1 प्लस m2। तो r मतलब उस पॉइंट का, उस पर्टिकुलर पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 बाई m1 प्लस m2। अब यहाँ पे अगर हम मल्टीपल पॉइंट्स लेते हैं, जैसे यहाँ पे दो पॉइंट मास लिए हैं, मल्टीपल पॉइंट्स लेंगे तो उस टाइम पे सिंपली इक्वेशन मॉडिफिकेशन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 करके डॉट डॉट करके प्लस mn rn, मान लो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे, टोटल मास कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट करते हुए प्लस mn। ठीक है, तो मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म पे हम क्या लिखेंगे, समेशन कर देंगे, क्योंकि डिस्क्रीट सिस्टम है। तो इन समेशन ओवर एम आई आर आई, मतलब देखो सफिक्स जो है, सफिक्स ही चेंज हो रहा है, यहाँ पे एम आर है, यहाँ पे भी एम आर है, लेकिन जो सफिक्स है 1 1, यहाँ पे 2 2, यहाँ पे एन एन, तो सफिक्स ही यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो सफिक्स के जगह पे हम आई पुट कर दिए हैं, और आई इज बिलोंगिंग फ्रॉम 1 टू n। आई कहाँ से कहाँ तक रेंज है उसका, 1 से n तक। नीचे भी सेम चीज हो रहा है, समेशन ओवर एम, तो एम ही है, लेकिन जो सफिक्स है वो चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से n तक। जो फाइनली, तो हम लोगों को फाइनली ये फॉर्मूला मिला फॉर द डिस्क्रीट सिस्टम सेंटर ऑफ मास, फॉर्मूला इज r vector equals to summation over I equals to 1 to n mi ri by summation over mi। ओके, तो ये फॉर्मूला मिला हम लोगों को डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। अभी इसको थोड़ा सा हम टू डायमेंशनली अगर ब्रेक करते हैं इस फॉर्मूला को, यहाँ पे जो दिख रहा है, मान लो कि यहाँ पे जो r1 वेक्टर था, r1 वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि x1 i कैप प्लस y1 j कैप, मतलब r1 का जो x और y कोऑर्डिनेट सिस्टम कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो x1 y1 है,
और R2 वेक्टर जिससे हम डिनोट कर रहे हैं उसका है x2i कैप प्लस y2j कैप, ठीक है। सेम तरीके से अगर तुम थ्री डायमेंशनली इसको सोचोगे तो थ्री डायमेंशनली सिंपली z1 और z2 इसके साथ ऐड हो जाएगा, z1 k कैप z2 k कैप। तो हम टू डायमेंशनली ही इसको देख रहे हैं। और मान लेते हैं ये जो R है, R जो है इसका भी मतलब सेंटर ऑफ मास का वो है, तो x cm i कैप प्लस y cm j कैप मान लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 इंटू R1 के जगह पे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस m2 इंटू x2 i कैप प्लस y2 j कैप डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऊपर हम एक काम करते हैं, m1 x1 और m2 x2 को एक साथ लिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे i कैप को हम कॉमन ले रहे हैं, x कंपोनेंट को अलग कर रहे हैं, प्लस m1 y1 प्लस m2 y2 इंटू जे कैप, ठीक है, y कंपोनेंट को अलग किया, डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अगर डिवाइड करेंगे तो x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट अलग हो जाएगा, एंड r को हम लिख सकते हैं ऐसे कि x cm i कैप प्लस y cm j कैप इज इक्वल्स टू m1 x1 प्लस m2 x2 i कैप पूरा इंटू आई कैप। तो आई कैप को बाहर लिखेंगे हम, छोड़ दो इसको। तो m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2 इंटू आई कैप, प्लस उसको भी सेपरेट करते हैं इसको, तो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू जे कैप। तो देखो इसमें x cm का जो वैल्यू है वो ये मिला, क्योंकि आई कैप और आई कैप सेम होना चाहिए दोनों का कोएफिशिएंट, और y cm जो है वो ये वैल्यू है। तो फाइनली हम लोग अगर मान लो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे मतलब कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ही निकालना चाहते हैं फॉर द डिस्क्रीट सिस्टम, तो उस सिचुएशन पे हमारे पास जो फॉर्मूला अभी आ गया है वो क्या है कि x cm इज इक्वल्स टू क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, एंड y cm के लिए हम लोगों को मिला m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स यहाँ से आ जाएगा, और जनरल जो फॉर्मूला मिला वो आर सी एम वेक्टर इज इक्वल्स टू समेशन ओवर एम आई आर आई वेक्टर डिवाइडेड बाई समेशन ओवर एम आई रेंजेस फ्रॉम जितना पॉइंट्स होगा उसके हिसाब से, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रीट सिस्टम सेंटर ऑफ मास। अभी थोड़ा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसके बारे में, तो पूरा क्लैरिटी आ जाएगा इस पे कि किस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास को निकाल सकते हैं कोई भी पॉइंट्स के लिए, कोई भी सिस्टम के लिए। जैसे मान लो कि 3 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स मान लेते हैं। मान लो यहाँ पे 4 पॉइंट्स है इस टाइप पे, एक स्क्वायर शेप्ड बॉडी है, एक स्क्वायर शेप्ड ऑब्जेक्ट है जिसका मास नेग्लिजिबल है, लेकिन कॉर्नर पॉइंट्स पे क्या है, उसका कुछ मासेस हैं, कॉर्नर पॉइंट्स पे कुछ मासेस हैं, और इसको इस तरीके से एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर रखा गया है, जिसका जो साइड लेंथ है वो 10 मीटर है। कितना करके 10 मीटर, ज़्यादा ही मीटर यूनिट पे ही ले रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी। और हर एक, ये तो ऑरिजिन बन जाएगा, फिर ये 0,0 पॉइंट हो जाएगा, और जो हर एक मास है यहाँ पे मान लो ये 1 kg का मास है, ये 2 kg का, ये 3 kg का, और ये 4 kg का, 1 2 3 4 kg, ठीक है। इस तरीके से ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अगर ढूंढना है तो हम लोग क्या करेंगे, आइदर हम डायरेक्ट वो उस मेथड से कर सकते हैं वेक्टरिकली कि R इक्वल्स टू समेशन ओवर एम आई आर आई बाई समेशन ओवर एम आई, 4 पार्टिकल्स हैं तो I इक्वल्स टू 1 2 4, इस तरीके से। अदरवाइज दूसरा तरीका जो कि बहुत सिंपल तरीका है, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं। कैसे, देखो, हम कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स के हिसाब से अगर करना चाहते हैं, जैसे ये 1 kg मास कहाँ पे है, 0,0 पे। अभी एक्स एक्सिस की ओर 10 सेंटीमीटर जाने के बाद हम कहाँ पे पहुँच गए हैं,
10 मीटर जाने के बाद 2 kg मास के पास पहुंच गए हैं, तो 10,0 इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। नेक्स्ट 3 kg मास के पास पहुंचने के लिए 10,10 तक जाना होगा, और 4 kg मास तक पहुंचने के लिए 0,10, मतलब सिर्फ y डायरेक्शन पे ही 10 मीटर जाना होगा हम लोगों को। तो इसको हम एक काम करते हैं, इस मास को जो 1 kg है उसको m1 मानते हैं, जो 2 kg है उसको m2, ये 3 kg है m3, ये 4 kg है m4। हम इसलिए m1 m2 m3 m4 को स्पेसिफाई कर रहे हैं ताकि मिस्टेक ना हो, ठीक है। कभी कभी कॉन्फ्यूजन पे मिस्टेक हो जाता है। तो हम अगर x cm निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला पुट करेंगे 4 मासेस के लिए, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, जैसे m1 मतलब यहाँ पे 1 kg है और उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट है 0, तो 1 इंटू 0 हो जाएगा, प्लस m2 का मास है 2 kg लेकिन x कोऑर्डिनेट है 10, तो 2 इंटू 10, प्लस m3 का x कोऑर्डिनेट है 10 एंड मास है 3, तो 3 इंटू 10, प्लस m4 का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 है क्योंकि हम x4 देख रहे हैं, और उसका मास है 4 kg, तो 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल मासेस, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। बस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा XCM आ जाएगा। एंड सेम तरीके से अगर हम YCM निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 प्लस m4y4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल मासेस, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। वैल्यू पुट करते हैं तो m1 मतलब 1 kg मास है, m1 का y कोऑर्डिनेट क्या है 0, प्लस y1 जो m2 जो है, m2 मास है 2 kg एंड y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 2 इंटू 0, प्लस m3 मास है 3 kg एंड y कोऑर्डिनेट है 10, तो 3 इंटू 10, प्लस m4 मास है 4 kg एंड y कोऑर्डिनेट है 10, तो 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल मासेस मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो इस तरीके से जो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे भी होगा इसको सॉल्व करके, तो XCM YCM इज इक्वल्स टू उसका जो वैल्यूज आएगा वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे और लिख देंगे द सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट इज देन वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो अब कभी कभी डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस सिस्टम को भी हम डिस्क्रीट सिस्टम तरह मानते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि इस टाइप पे एक शेप है, इस टाइप का एक शेप है एल टाइप का, जिसका ओरिजिन पॉइंट हम मानते हैं, मतलब ये कुछ इस तरीके से प्लेस किया गया है ताकि उसका ओरिजिन पॉइंट जो है वो यहाँ पे रहे, कहाँ पे रहे, यहाँ पे रहे। ये ओरिजिन पॉइंट 0,0 एक कॉर्नर पे है। हर एक साइड की देखो, हर एक मास है m kg का, कितना mm करके, हर एक का मास mm करके है, और हर एक का लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर करके, लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड, ठीक है, लेंथ इक्वल्स टू ब्रेड इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, चलो, मतलब वो स्क्वायर शेप है, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर है, मतलब अगर हम कोऑर्डिनेट पॉइंट चाहते हैं तो क्या करना होगा, 2 नहीं, हम जनरल करते हैं, चलो जनरली हम इसको a मान लेते हैं कि a साइड का है, ठीक है। कितना साइड का है, a साइड का, a लेंथ है, a ब्रेथ है, ओके। तो इसमें देखो ये तो कॉन्टिन्यूअस बॉडी है एक, क्योंकि इसमें हम अंदर का जो पार्टिकल्स हैं उसको मतलब अलग अलग करके ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, बट फिर भी इसको डिस्क्रीट सिस्टम की तरह ट्रीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि एक सर्कल के लिए या फिर एक स्क्वायर के लिए जो मतलब जो सिमेट्रिक शेप है उस टाइप का जो बॉडीज होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करते हैं, जैसे कि सर्कल के लिए उसके सेंटर पे, जैसे कि रेक्टेंगल के लिए कहाँ पे, 2 डायगोनल अगर हम ड्रॉ करेंगे उस क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे जहाँ पे 2 डायगोनल मीट कर रहे हैं उस पॉइंट पे, अगर हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं तो सेंटर पे। तो इस तरीके से जो फाइनाइट शेप्स होता है
कुछ कुछ बॉडीज़ का, सिमेट्रिक बॉडीज़ का सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी पता है कि उस पॉइंट पे ही होता है, तो इसलिए हम उस टाइप का बॉडीज़ को हम मतलब डिस्क्रीट सिस्टम मान के ही करते हैं, ठीक है, उसमें हम इंटीग्रेट नहीं करते। तो जैसे जैसे कि, और हाँ ऑब्वियसली यूनिफॉर्म शेप का होना चाहिए, यूनिफॉर्म डेंसिटी का होना चाहिए, यूनिफॉर्म मास का होना चाहिए। जैसे मान लो ऐसा हो रहा है कि जिसका डेंसिटी एक्स के साथ वैरी कर रहा है, मतलब इस टाइप का रिलेशन। जैसे अगर एक्स का वैल्यू मान लो इसका वैल्यू मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, कितना है लेंथ इसका 5 सेंटीमीटर। अभी मान लो कि एक्स का वैल्यू जब 1 सेंटीमीटर होगा तब रो ऑफ एक्स मतलब 1 सेंटीमीटर दूरी पे उसका डेंसिटी रो नॉट इंटू 1 मतलब रो नॉट हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर दूरी पे इसका डेंसिटी हुआ रो नॉट। अब इसमें अगर तुम 4 सेंटीमीटर पुट करते हो तो 4 रो नॉट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका डेंसिटी 4 रो नॉट, इसका इस पॉइंट पे था रो नॉट। फिर ऐसे करके मतलब डेंसिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ये घट रहा है, मतलब डेंसिटी इज नॉट फिक्स्ड, सो इट इज नॉट ऑफ यूनिफॉर्म मास, है ना। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे नहीं रहेगा उस जगह पे हम उसको मतलब चाहे वो स्क्वायर शेप ही क्यों ना हो, वो सर्कुलर शेप ही क्यों ना हो, जहाँ पे देखेंगे कि नहीं वो तो उसका डेंसिटी वैरी कर रहा है, तो उस सिचुएशन पे हम लोग उसको डिस्क्रीट सिस्टम नहीं, उस टाइम पे हम लोगों को क्या करना होगा, इंटीग्रेट करके ही कॉन्टिन्यूअस सिस्टम मान के ही करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो 3 बॉडीज़ हैं वो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का है, तो इसलिए देखो इसका ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास। तो इसको अगर मान लो m1 ले रहे हैं, 1 सिस्टम, ये 2 सिस्टम और ये 3 सिस्टम, सिस्टम्स मान लेना होगा 1 2 3। तो m1 जो है उसका मास ऑब्वियसली m1 है, सॉरी m है, लेकिन उसका जो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या, देखो हाफ पोजीशन जाएंगे एक्स डिस्टेंस पे मतलब a/2 एंड हाफ पोजीशन जाएंगे वाई डिस्टेंस पे मतलब a/2, तो ही हम उस पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, उसका सेंटर पे, है ना, सेंटर तक ही तो पहुंचना है। तो a/2 a/2। नेक्स्ट m2 जो मास है, देखो उसका भी मास सेम m ही है, लेकिन उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट तक मतलब उसका सेंटर तक पहुंचने के लिए हम लोगों को पहले a डिस्टेंस जाना होगा, फिर a/2 जाना होगा, a प्लस a/2, a प्लस a/2 मतलब 3a/2, फिर y डायरेक्शन पे जाना होगा सिंपली a/2, तो हम लोगों को मिला 3a/2 a/2। और m3 जो मास है, m3 के लिए हम लोगों का मास मतलब मास का वैल्यू ये ही होगा m, और जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होगा, देखो x डायरेक्शन पे कितना जाना होगा, x डायरेक्शन पे बस इसका लेंथ कितना है x पे a/2 x एक्सिस की ओर मूव करना होगा और y एक्सिस की ओर हम लोगों को जाना होगा a प्लस a/2, है ना, 3a/2। तो इसके लिए मिला a/2 3a/2। अभी सिंपली इसमें हम उस तरीके का फॉर्मूला यूज़ कर देंगे कि एक्स सी एम इज इक्वल्स टू m1 का मास भी m था और x कोऑर्डिनेट है a/2 प्लस m2 का मास m है एंड x कोऑर्डिनेट है 3a/2 प्लस मास m है, कोऑर्डिनेट है a/2 x कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल मासेस। एंड सेम तरीके से अगर हम YCM की ओर देखें तो क्या हो जाएगा, तो मास है m, y कोऑर्डिनेट है a/2, मास है m, y कोऑर्डिनेट है a/2, मास है m एंड y कोऑर्डिनेट है 3a/2 एंड डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल मासेस m प्लस m प्लस m। तो हम इस तरीके से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके तुम आंसर निकाल सकते हो कि इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी शेप का सेंटर ऑफ मास आसानी से निकाल सकते हैं। देखो ये एक तरीका हुआ इसको करने का, राइट, इस चीज़ को मतलब इस शेप का, एल शेप का या ऐसे 3 अगर रहा तो एक तो ये अप्रोच हुआ, इस मेथड पे आसानी से कर सकते हो। दूसरा और एक मेथड है इसको करने का, मैं उसको समझा रहा हूँ, वो किस टाइप का है, देखो मैं थोड़ा सा और इसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, मतलब और तरीका तो डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली ध्यान से समझना होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो मान लो यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है और ये इस टाइप का एक है। देखो इसमें तो था ना एक, या नहीं था, था एक, और अगर ये रहता यहाँ पे
तो हर एक का मास हम क्या मान लिए थे, एम करके, इसका भी मास एम था, इसका भी एम, इसका भी एम, और इसका भी एम ही होता क्योंकि फाइनाइट शेप का अगर हो जाता तो। और साइड लेंथ कितना था, ए करके था, हर एक का साइड ए था। तो टोटल ये जो स्क्वायर शेप का मिल रहा है, टोटल जो स्क्वायर शेप का मिल रहा है, ठीक है, उसके लिए सेंटर कहाँ पे है, उसके लिए सेंटर इस पॉइंट पे है। उसका मास कितना है, तो 4m को मिला के वो टोटल स्क्वायर मिल रहा है हम लोगों को। तो टोटल मास हो जाएगा उसका कितना, 4m। उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ए पे, क्योंकि ए जाएंगे इधर, ए जाएंगे इधर, तो हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अभी अगर मान लो हम इसका जो नहीं है इस पे, उसका अगर हम निकालना चाहते हैं, उसका मास तो हम लोगों को पता चल गया कितना है, उसका मास m मास है। और एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट अगर हम निकाल देते हैं तो देखो उसका एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, हम लोगों को जाना होगा a प्लस ए बाई टू, मतलब 3a/2 तक जाना होगा एक्स एक्सिस की ओर, एंड वाई एक्सिस की ओर कितना जाना है, पहले हम a तक जाएंगे फिर a/2 तक जाएंगे, तो कितना होगा 3a/2। तो मतलब 3a/2 3a/2 जाना होगा हम लोगों को, 3a/2 3a/2, ठीक है। अब क्योंकि ये मास यहाँ पे नहीं है, मतलब इसको रिमूव कर दिया गया है ऐसे मान सकते हैं। तो अगर हम xcm लिखें जहाँ पे उस मास को रिमूव कर दिया गया है, तो हम इसमें लिखेंगे कि m1x1 माइनस m2x2। क्यों माइनस, क्योंकि उस मास को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। ये जो होगा, ये इसको हम m1 ले रहे हैं बड़े वाले को, और छोटे वाले को हम m2 ले रहे हैं। तो बड़ा वाले का मास माइनस छोटे वाले का मास m2, वैल्यू पुट करते हैं। टोटल मास बड़े वाले का 4m है, एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है कितना a, एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम कितना है a, माइनस m2 कितना था, मास था m, इनटू उसका कोऑर्डिनेट था 3a/2 एक्स कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाय 4m माइनस m। सेम तरीके से हम YCM अगर निकाले तो YCM के लिए भी क्या होगा, YCM के लिए m1y1 माइनस m2y2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। तो यहाँ पे m1 मतलब 4m इंटू y1 मतलब 3a, टोटल जो फुल बॉडी था, मतलब 4 स्क्वायर शेप को मिला के उसका क्या था, a था y कोऑर्डिनेट, माइनस m इंटू 3a/2 डिवाइडेड बाई m1 मतलब 4m माइनस m। देखो ये जो अप्रोच है, इसमें हम लोगों को 4 मास को लेके या 3 मास को लेके करने की जरूरत नहीं पड़ा, 3 मास का कोऑर्डिनेट सिस्टम भी नहीं यूज हुआ। इसमें हम क्या किए हैं कि टोटल एक बॉडी है, एक शेप है, उसमें से एक हिस्सा को, एक छोटा सा स्क्वायर को रिमूव किया। जहां पे ही रिमूव वाला मैटर आ जाएगा, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, वहां पे माइनस कर देंगे, ठीक है, m1x1 माइनस m2x2। क्लियर। तो इस तरीके से डिस्क्रीट सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो हम निकालते हैं, ठीक है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कभी कभी दे देते हैं सेंटर ऑफ मास से, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ सेंटर ऑफ मास का एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल डिस्क्रीट सिस्टम के लिए ही होता है। जैसे क्या बोलते हैं, देखो मैं एक सर्कुलर शेप यहाँ से ले लेता हूँ, जस्ट ए सेकेंड, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। मान लो कि ये एक सर्कुलर शेप है, यहाँ पे ये एक सर्कुलर शेप है। अभी इस शेप से क्या किया गया है, इस शेप से एक हिस्सा को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तुम लोग पढ़े हो ऑलरेडी इस चीज को, है ना, ऑलरेडी इस चीज को पढ़े हो। ऐसे जिसका रेडियस हम ले लेते हैं a/2, मतलब या फिर r/2 भी ले सकते हैं, इसका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको ऐसे, और इसके ऊपर एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। चलो जस्ट ए सेकेंड, ठीक है। ये तो ओरिजिन पॉइंट हम कहाँ पे मान लिए हैं, ओरिजिन पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट O, है या 0,0 है। इसका जो रेडियस मतलब टोटल एक्चुअल रेडियस है वो मान लेते हैं कैपिटल R, किसका, इसका बड़े वाले का। छोटे वाले का जो रेडियस है वो मान लेते हैं r/2 है। ऑब्वियसली r/2 ही होगा, क्योंकि डायामीटर अगर रेडियस के बराबर है
तो r/2 ही उसका रेडियस होना चाहिए, है ना। तो r/2 इसका रेडियस है। पूछ रहे हैं अगर बड़े वाले से छोटे वाले को रिमूव कर दिया जाता है और कुछ इस तरीके से रिमूव किया जाता है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। ठीक है, उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। देखो हम लोगों को करना क्या है, बेसिकली दोनों का ही सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो अगर हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं बड़े बड़े वाले का, तो बड़े वाले का मतलब पूरा जब रिमूव नहीं किया गया था उस सिचुएशन पे उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे था, 0,0 पे, क्योंकि ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। अभी जो ये वाला हिस्सा है मतलब जहाँ पे छोटे वाले का सेंटर है वो कितना दूरी पे है, एक्स एक्सिस के ऊपर r/2 दूरी पे। ठीक है, तो r/2, 0। ठीक है, तो बड़े वाले का मास कितना है, अगर हम मान लेते हैं m है, कितना मास है बड़े वाले का, m मान लेते हैं। तो छोटे वाले का मास कितना होगा, तो छोटे वाले का मास मान लेते हैं m। ठीक है, तो ये जो m है, ये m बना कैसे, बड़े वाले का जो मास है उस वो मास बना कैसे, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके। वॉल्यूम मतलब बड़े वाले का वॉल्यूम πr², ये एरिया मिला उसका, इनटू डेंसिटी मतलब एरियल डेंसिटी को हम सिग्मा भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब मास पर यूनिट एरिया को। ठीक है, मास पर यूनिट एरिया को, या फिर अब और आसान तरीके से समझते हैं, जैसे कि मान लो इसका मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है। मास पर यूनिट एरिया मतलब क्या है कि टोटल मास मतलब m डिवाइडेड बाय टोटल एरिया मतलब πr²। ठीक है, सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया। तो इस वाले हिस्से का मास कितना हो जाएगा, उस वाले हिस्से का मास कितना हो जाएगा, वो स्मॉल m इक्वल्स टू क्या है, उस वाले पोर्शन का एरिया मतलब पाई इंटू r/2 होल स्क्वायर, ये एरिया हुआ उस वाले पोर्शन का, इंटू सिग्मा। तो मास m इक्वल्स टू पाई इंटू r²/4 इंटू सिग्मा, मतलब ये वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे m/πr²। दैट मीन्स πr² कैंसिल होके m/4 हो गया। क्या मिला, m/4 मिला। देखो तो बड़े वाले का मास कैपिटल M हो गया और छोटे वाले का मास क्या मिला हम लोगों को, m/4। ठीक है, एक का m दूसरे का m/4। अभी अगर हम देखो इसमें तो y कोऑर्डिनेट का कुछ वेरिएशन नहीं हो रहा है, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा x कोऑर्डिनेट पे ही लाई करेंगे। तो हम सिर्फ xcm निकालेंगे। xcm कितना होगा, देखो बड़े वाले का मास तो m1x1 माइनस, क्योंकि रिमूव किया गया है यहाँ पे, तो m2x2 डिवाइडेड बाई m1 माइनस m2। m1 मतलब बड़े वाले का मास कितना है m, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0, क्योंकि उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पॉइंट पे है, माइनस m2 मतलब m/4 इंटू x2 कितना हो जाएगा, उसका जो रेडियस है वो उसका जो रेडियस है वो ही x कोऑर्डिनेट है इसका, है ना, r/2। तो इंटू r/2 डिवाइडेड बाई m1 मतलब m माइनस m/4। m1 माइनस m2 था तो m माइनस m/4। इस पे आंसर क्या आएगा, ऊपर देखो mr/8 हो रहा है और नीचे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3m/4 आएगा। कितना, 3m/4। तो हम लिख सकते हैं 4/3m, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो mm कैंसिल आउट हुआ, एक अच्छा ये 2 हो गया, मतलब r/6 माइनस r/6। देख लेना कहीं पे कुछ मिस्टेक अगर हुआ है, प्रोसेस बस यही है। ठीक है, तो माइनस साइन क्यों मिला, माइनस साइन मतलब ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर। तो इस पॉइंट पे कहीं -r/6, 0 पे इसका क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है, इस सिस्टम का ऑब्वियसली माइनस साइन इसलिए हो रहा है क्योंकि इस वाले पोर्शन को अगर तुम निकाल देते हो तो सेंटर ऑफ मास किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि मटेरियल्स इस साइड पे ज़्यादा है। जिस साइड पे ज़्यादा मटेरियल होगा उस साइड पे ही शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये मैटर है सेंटर ऑफ मास निकालने का। और होमवर्क दे रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है, एक होमवर्क दे रहे हैं, करके मतलब कमेंट कर देना। पूरा सेम चीज़ है, मतलब इस टाइप का ही एक सिस्टम है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है ना कि जो सेंटर है इसका, एक सेकेंड, हाँ ये अब देखो इसमें ये जो है ये इसका रेडियस थोड़ा अलग है।
हाँ, इसका रेडियस थोड़ा अलग है, इसका रेडियस है r/4। ये जो छोटे वाले का रेडियस है वो क्या है, r/4 है अभी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक r/4 है। तो इस सिचुएशन पे, और इसका रेडियस है कैपिटल R ऑब्वियसली, तो इस सिचुएशन पे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ठीक है, ये फाइंड करना है। आई होप कर सकते हो। करना क्या है, अप्रोच तो सेम ही है, इसका 0,0 ले लेना, इसका देख लेना कि कितना हो रहा है, फिर उसका मास निकालना, ठीक है। तो m1 ऑलरेडी अगर कैपिटल M मान लेते हो तो उसका तो मास आ जाएगा, ठीक है, मास पर यूनिट एरिया करके निकाल के पूरा चीज़ को कर लेना, ठीक है। तो ये होमवर्क है। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लेंदी हुआ क्योंकि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को भी हम इस पे डिस्कस किए हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो कॉन्टिन्यूअस सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे। ये आज का हमारा मतलब सेकेंड क्लास था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का। थर्ड क्लास पे कल हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, ठीक है। आई होप कुछ डाउट नहीं है, अगर कुछ डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, और अगर नया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को हिट कर देना। ओके, थैंक यू।